और इस पिटिशन को जिसको कि आपको डिसमिस करना चाहिए था इस ग्राउंड पे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, नाम भले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन होगा, ये प्राइवेट एसोसिएशन है, ये कोई सरकार की कोई बॉडी नहीं है जिसने कि ये पिटिशन फाइल किया हुआ है। ये सेलेक्टिवली क्यों किया है? क्या इस तरह के मिसलीडिंग, अगर मान लिया जाए कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने अगर इस तरह के मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को दिया, तो क्या ये बाबा रामदेव की ही अकेली इकलौती कंपनी थी जिसने इस प्रकार के मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को दिया, या और भी कई कंपनियां? हम देखते हैं रोज के दिन, हर दिन प्रतिदिन अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, हम विज्ञापन देखते हैं, और उस विज्ञापन में हमें पाया जाता है कि इस प्रकार की बहुत सारे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। तो क्या आपने सेलेक्ट क्यों किया? बाबा रामदेव की कंपनी को क्यों सेलेक्ट किया? वो बाबा रामदेव जिसका कि इस समाज के ऊपर में इस देश कर्जदार है, मैं तो कहूंगा। उन्होंने योग विद्या को यहां तक पहुंचाया, जिस श्रेणी में पहुंचाया, पूरे विश्व में फैलाया, उसमें बहुत बड़ा उनका योगदान है, इस बात को मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं सुभाष झा, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। आज के सत्र का आरंभ करते हैं बाबा रामदेव, जो पतंजलि के केस में सुप्रीम कोर्ट करीब प्रतिदिन उसकी सुनवाई कर रही है, या प्रति हफ्ते में, प्रति सप्ताह में उसकी सुनवाई कर रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक पिटिशन फाइल किया था और ये कहा था कि इन्होंने, बाबा रामदेव की जो कंपनी है, उस कंपनी ने, पतंजलि ने, जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, उनके जो विज्ञापन हैं, वो विज्ञापन मिसलीडिंग थे या गलत थे, और इसलिए उनका ये कहना है कि आप एक एक्ट है, द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954, उसका उल्लंघन किया उन्होंने। आप हाई कोर्ट में भी पिटिशन फाइल करें तो पहला प्रश्न, और या सुप्रीम कोर्ट में आपने किया तो पहला प्रश्न आपको यह पूछा जाएगा कि क्या आपका लोकस स्टैंडाई क्या है? आप कैसे ये पिटिशन फाइल कर रहे हैं? ये पिटिशन कैसे मेंटेनेबल है? आपको उसी में आप उलझ के रह जाएंगे, और ऐसे कई कारण हो सकते हैं कि आपको दरवाजा दिखा दिया जा सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में पिटिशन फाइल होता है, और उसको सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन, ना कि सिर्फ एंटरटेन करती है, उसको सुनवाई करती है, बल्कि उनको लगता है कि प्राइमा फेसी ये कंटेम्प्ट का केस है, और बाबा रामदेव के खिलाफ और उनके जो सहयोगी हैं उनके विरुद्ध कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करती है 2 अप्रैल 2024 को, 2 फरवरी 2024 को। जो न्यूज़पेपर और जो प्रिंट मीडिया में व्यापकता से उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, उसका जो हेडलाइंस है वो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि वी विल रिप यू अपार्ट। मतलब अगर हम गली की भाषा में कहें कि अगर 2 गुंडे लड़ते हो तो वो मैं कहता है कि एक कहता है दूसरे को कि मैं तुझे चीर दूंगा, वो दूसरा कहता है मैं तुझे फाड़ दूंगा। तो अब हमारी जो उच्चतम न्यायालय है इस देश की, उसकी भाषा का स्तर यहां तक पहुंच गया है कि वो ये कहने लगे हैं कि वी विल रिप यू अपार्ट, हम चीर के रख देंगे, हम या फाड़ के रख देंगे हम। हो सकता है कि क्या भाषा का स्तर सुप्रीम कोर्ट का इतना गिर जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? अभी कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जस्टिस संजय किशन कौल की सुनवाई करते हुए उन्होंने ये कहा था, वी आर टॉलरेटिंग दिस टाइम, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू यू, बट नेक्स्ट टाइम इफ यू डोंट कम आउट विथ सम पॉजिटिव रिजल्ट, जस्ट सी व्हाट वी डू टू यू। अगर इस बार तो हम आपको छोड़ देते हैं, अगर अगली बार आप पॉजिटिव रिजल्ट नहीं लेके आए तो देखिए हम आपका क्या हाल करते हैं। अब ये बताइए कि ये भाषा होगी? और जस्टिस संजय किशन कौल, मैं सम्मान के साथ में कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की वही जस्टिस संजय किशन कौल थे जो कि कॉलेजियम का एक हिस्सा थे। अब ये बताइए कि अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप, जो अटॉर्नी जनरल देश के हैं, जो कि जिनकी जवाबदारी जो है वो पार्लियामेंट को है, सरकार को है, उस ऑफिसर के बारे में, उस लॉ ऑफिसर के बारे में अगर आपकी भाषा का ऐसी है,
तो आप ये समझ लीजिए कि वकीलों के बारे में या अन्य वकीलों के बारे में आपकी भाषा कैसी होती होगी या रहती है। तो वो बेंच थी जस्टिस हिमा कोहली की और जस्टिस अशाउद्दीन अमानुल्लाह की बेंच थी। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 के अंदर में ऐसा प्रावधान है कि अगर वो चाहे, अगर जिसके विरुद्ध प्रथमदर्शी अगर किसी भी न्यायालय को लगता है कि कंटेम्प्ट का केस बनता है, तो ये उस कोर्ट को अनुरोध कर सकती है, कोर्ट को अनुरोध किया जा सकता है कि ये आप इसकी सुनवाई किसी और जज के पास में करेंगे। अगर न्यायालय या न्यायाधीश इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो आपको सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 के अंदर में एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए था और यह कहना चाहिए था कि इसकी सुनवाई, चूंकि आपने इसमें आपको प्राइमा फेसी कंटेम्प्ट लगा है, तो आपने नोटिस इशू किया है, तो आप ही ट्रायल नहीं चलाएंगे, वो ट्रायल कहीं और किसी बेंच के पास में जाएगा। ये उनके पास में प्रावधान था, इसका प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे न्यायालय शालीनता, उनके भाषा का चयन, उनके भाषा का प्रयोग का स्तर इतना गिर चुका है कि पार्लियामेंट को चाहिए कि वो इसके ऊपर कोई संज्ञान लें और न्यायालय के लिए जजेस को भी अकाउंटेबल बनाए। तो जो जजेस अकाउंटेबिलिटी बिल है, उसको सरकार चाहिए कि वो त्वरित लेकर आए और जो न्यायाधीश इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं या इस प्रकार का उनको लगता है कि उनको हम माय लॉर्ड करके एड्रेस करते हैं, तो इसका मतलब वो माय लॉर्ड हो गए। आपको लगता ही नहीं कि जनता देश की किस प्रकार आपके बारे में क्या सोचती है, आपके बारे में क्या विचार रखती है, आपको किस भाषा का चयन करना चाहिए। आपने क्या कभी अपने आप की समीक्षा करने का प्रयत्न किया या नहीं किया? तो क्यों नहीं किया? क्या आपके ऊपर कोई कानून नहीं बनना चाहिए? तो ये अलग अलग विषय हैं जिनके ऊपर में गंभीरता से सरकार को विचार करना चाहिए। और इस पिटीशन को जिसको कि आपको डिसमिस करना चाहिए था इस ग्राउंड पे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, नाम भले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन होगा, ये प्राइवेट एसोसिएशन है, ये कोई सरकार की कोई बॉडी नहीं है जिसने कि ये पिटीशन फाइल किया हुआ है। ये सेलेक्टिवली क्यों किया है? क्या इस तरह के मिसलीडिंग, अगर मान लिया जाए कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने अगर इस तरह के मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को दिया, तो क्या ये बाबा रामदेव की ही इकलौती कंपनी थी जिसने इस प्रकार के मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को दिया, या और भी कई कंपनियां? हम देखते हैं रोज के दिन, हर दिन प्रतिदिन अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, हम विज्ञापन देखते हैं और उस विज्ञापन में हमें पाया जाता है कि इस प्रकार की बहुत सारे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। तो क्या आपने सेलेक्ट क्यों किया? बाबा रामदेव की कंपनी को क्यों सेलेक्ट किया? वो बाबा रामदेव जिसका कि इस समाज के ऊपर में इस देश कर्जदार है, मैं तो कहूंगा। उन्होंने योग विद्या को यहां तक पहुंचाया, जिस श्रेणी में पहुंचाया है, पूरे विश्व में फैलाया, उसमें बहुत बड़ा उनका योगदान है। इस बात को मत भूलिए। हमको निरोगी रखने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। ये तो कोविड वगैरह तो बाद की बात है जिसके लिए ये केस चल रहा है, लेकिन उसके पहले भी उन्होंने कहा था कि बहुत सारी बीमारियों का वो इलाज प्राकृतिक ढंग से कर सकते हैं या आयुर्वेद से कर सकते हैं, जिसमें कि एलोपैथ में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या हमारे न्यायाधीश इतने एक्सपर्ट हैं कि एलोपैथी और होम्योपैथी या आयुर्वेद सब विद्याओं के पास में इनका ज्ञान है कि वो ये समझते नहीं है, ये सारी समझ है उनको कि बिना ट्रायल चलाए हुए ये केस को डिसाइड कर सकते हैं आप? ये विषय सुप्रीम कोर्ट में आया कैसे? पहले आप ये कह सकते थे कि उनके पास में ऑल्टरनेटिव रेमेडी है। अगर उनको लगता है कि उन्होंने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स दिया तो उनके पास में रेमेडी है, जाइए कंज्यूमर कोर्ट में, जाइए कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया में जाइए या एमआरटीपी एक्ट में जाइए। अनेक सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर में कि उनको बाहर का दरवाजा दिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसे पिटीशन हमने देखा है आर्टिकल 32 में एंटरटेन होते हैं और सुप्रीम कोर्ट मनमानी करती है और सेलेक्टिवली ये डिसाइड करती है कि किस पिटीशन को सुनना चाहिए, किस पिटीशन को। मेरा मानना है कि ये समय आ गया है कि हमारे जो पार्लियामेंट है, जिनका काम है कानून बनाना, जजेस पिछले करीब 30-40 वर्षों में हमारे सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने का काम कर रही थी। कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है माय लॉर्ड, आपका नहीं है। तो पार्लियामेंट को चाहिए कि इन जजेस के ऊपर कानून बनाएं। ये किस तरह से फंक्शन करते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं,
क्या इनको देखने की आवश्यकता नहीं है? अब तो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, जाइए देखिए कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट काम करती है और उसकी समीक्षा कीजिए। ये इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। पार्लियामेंट को चाहिए कि इसके ऊपर संज्ञान लें और तुरंत कानून बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अगले संस्करण में हमारी फिर से हम मिलेंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध है आप सबसे कि आप टू द पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।